Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Let's start 15 chapter balance of payment. कल हमने इसके यहाँ तक कर लिया था हमने क्या है ये वही व्यापार शेष भुगतान शेष में डिफरेंस कर लिया था यहाँ तक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, आज हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका भुगतान शेष का चालू खाता एवं पूंजी खाता. करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. भुगतान शेष में एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सम्मिलित होता है. इसमें दोनों खातों की मदद सम्मिलित होती है. अब देखते हैं करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर. ठीक है, करंट अकाउंट वह खाता है, चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तु सेवाओं के आयात और निर्यात एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है. देखो, वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात एक पक्षीय भुगतान का हिसाब किताब रखा जाता है. दिस इज करंट अकाउंट. अब इसके कुछ कंपोनेंट देखिए. चालू खाते की मद या कंपोनेंट. चालू खाते में निम्नलिखित रिकॉर्ड लिए जाते हैं. वस्तु का निर्यात आयात, इसमें दृश्य मदें होती हैं. अच्छा, सेवाओं का निर्यात आयात इसमें अदृश्य होती है. एग्जाम्पल मैंने इसके पीछे दिया था, इसमें जहाजरानी वगैरह आएंगे. जहाजरानी, बीमा, सेवा, ये सब इसमें आएंगे भाई, सेवाएं का निर्यात एवं आयात. ठीक है, उसके बाद इसमें एक पक्षीय, एक देश से दूसरे देश के एक पक्षीय भुगतान या अंतरण को शामिल किया जाता है. नेक्स्ट आगे करते हैं. इम्पोर्टेंट नोट. इसमें कुछ संदर्भ में चालू खाते में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सभी निर्यात वस्तु एवं सेवाओं को धनात्मक मदों में किया जाता है. जो भी निर्यात किया जाता है ना, तो हम उसमें पॉजिटिव मदों में काउंट करते हैं, क्योंकि उससे हमें इनकम होती है, तो वो पॉजिटिव होगा. और कहता है सभी आयात को वस्तु एवं सेवाओं को ऋणात्मक मदों में गिना जाता है. क्यों? क्योंकि इससे हमसे जेब से खर्चा होता है. ठीक है, तो इसलिए इसमें ऋणात्मक होगा. इन्हीं परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से बाहर की ओर होता है. ठीक है, निर्यात करेंगे तो हमारे पास इनकम बढ़ेगी, विदेशी विनिमय का प्रवाह बढ़ता है हमारे देश में. लेकिन जब आयात करते हैं तो विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से बाहर को जाता है. इसलिए इसमें ऋणात्मक मद में आती है, पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में आती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. सेवाओं के निर्यात आयात के शेष को अदृश्य व्यापार का शेष कहा जाता है. ओके, जो हमारी सेवाएं हैं, सेवाओं के निर्यात आयात के शेष को अदृश्य व्यापार का शेष कहा जाता है. इसमें जहाजरानी, बीमा सेवाएं सम्मिलित होती हैं. एग्जाम्पल के लिए, एक पक्षीय भुगतान को धनात्मक मद में गिना जाता है और एक पक्षीय प्राप्तियों को जो हमें प्राप्त होता है उसमें हम पॉजिटिव में गिनते हैं, और जो एक पक्षीय भुगतान को हम ऋणात्मक मद में गिनते हैं. ठीक है, एक पक्षीय प्राप्ति को, रिसिप्ट्स को हम धनात्मक में गिनते हैं. जो हमें मिला है तो उसको हम धनात्मक मिलेंगे, जो हमने पे किया है उसको हम ऋणात्मक मद में गिनते हैं. तीनों शेषों में दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष और एक पक्षीय अंतरण शेष के शुद्ध मूल्य को हम चालू खाता का शेष कहा जाता है. ठीक है भाई, दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष और एक पक्षीय अंतरण शेष के शुद्ध मूल्य को चालू खाते का शेष कहा जाता है. अब देखिए, एक पक्षीय अंतरण, एक देश से दूसरे देश को एक तरफा किए जाते हैं. व्यापारिक लेन देन, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं होता है. व्यापार इसमें प्राप्तियों के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता है. ठीक है, एक पक्षीय होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट वह अकाउंट है, वह खाता है जो एक देश के निवासियों से संसार के निवासियों द्वारा किए गए उन सभी लेन देनों से संबंधित होता है जिनमें किसी देश की सरकार एवं निवासियों की परिसंपत्ति एवं दायित्वों में चेंज होता है. कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज ए चेंज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ए कंट्री और इट्स गवर्नमेंट. ओके, इसकी कंपोनेंट देख लीजिए. फर्स्ट है इसमें सरकारी सौदे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, उन अंतर्राष्ट्रीय सौदों के जिसके कारण किसी देश की सरकार का उनकी एजेंसी की परिसंपत्ति एवं दायित्वों की स्थिति प्रभावित होती है. ए देश के द्वारा बी देश से ऋण प्राप्त करना. ठीक है, ए कंट्री के द्वारा बी कंट्री से ऋण प्राप्त करना, तो इसमें आता है भाई ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में. सेकंड पॉइंट देखिए, गैर सरकारी या निजी सौदे, नॉन ऑफिशियल और प्राइवेट ट्रांजैक्शन. प्राइवेट ट्रांजैक्शन में देखिए, निजी सौदे वे सरकारी सौदे, वे गैर सरकारी सौदे होते हैं जिसमें केवल घरेलू क्षेत्र या निजी व्यापारी उद्यम के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, सौदे शामिल होते हैं. ठीक है,
निजी में केवल घरेलू क्षेत्र और निजी व्यापारी उद्यम के आएंगे, और सरकारी में क्या आएंगे, देश की सरकार या उसकी एजेंसी के परिसंपत्तियां या दायित्व के स्थापित प्रभावित होते हैं। ए देश द्वारा बी देश से ऋण प्राप्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ए कंट्री के द्वारा किसी बी कंट्री में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी में परिसंपत्तियां खरीदना या उन पर नियंत्रण रखना। बी देश की किसी कंपनी द्वारा ए देश की किसी कंपनी की परिसंपत्तियां खरीदना। पोर्टफोलियो निवेश, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना किंतु उन पर कोई नियंत्रण न होना। उदाहरण है बी कंट्री के निवासियों द्वारा ए कंट्री की किसी कंपनी के शेयर बॉन्ड्स को खरीदना। ओके, इसमें पोर्टफोलियो निवेश में आता है। ठीक है, विदेशी परिसंपत्तियों का खरीदना किंतु उन पर कोई नियंत्रण नहीं होना। बी कंट्री के निवासियों द्वारा ए कंट्री की किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स खरीदना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देख लीजिए। वे सभी पूंजीगत लेन देन जिनके कारण विदेशी विनिमय का प्रवाह देश में होता है, उन्हें भुगतान से इसके पूंजीगत खाते में धनात्मक रूप में लिया जाता है। ठीक है भाई, जिससे हमें प्राप्तियां होती हैं, हमारे देश में इनकम आती है, वो धनात्मक रूप में लिया जाता है। उदाहरण थे शेष से ऋण अथवा गैर निवासियों द्वारा हमारे देश में प्रत्यक्ष निवेश किया जाना किसमें होता है, धनात्मक मद में शामिल होता है। और देखो, पूंजीगत लेन देन के कारण विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से जो बाहर होता है, जो भुगतान से इसके पूंजीगत खाते में ऋणात्मक मदों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जो हमारी कंट्री से पैसे बाहर की तरफ जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो उसमें ऋणात्मक मदों में लिया जाएगा। जैसे टाटा कंपनी द्वारा विदेश में किए गए किसी फर्म को खरीदना, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुई, विदेश में, तो उसको हम ऋणात्मक मद में लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है जो आ रहा है तो वो धनात्मक हो गया, जो जा रहा है वो ऋणात्मक हो गया। थर्ड में प्रत्यक्ष निवेश एवं बी पोर्टफोलियो निवेश को शुद्ध मूल्य को पूंजीगत खाते शेष में लिया जाता है। भूल चूक देखिए भाई, भूल चूक भुगतान शेष के खातों में संतुलन लाने वाली एक मद है। सौदे की संख्या अत्यधिक होने के कारण यह संभव नहीं होता है कि 100% सही से रिकॉर्ड किए जाएं, लेकिन इसलिए भूल चूक सौदा रिकॉर्ड गलती को दर्शाने वाली मदें होती हैं। ठीक है, जो हमारी एरर्स होती हैं, ओमिशंस होते हैं, वो इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसमें देखो, सरकारी रिजर्व सौदे, सरकारी रिजर्व भुगतान शेष के अन्य सभी सौदों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि केवल सौदे सरकार या सरकार की ओर से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश के सरकारी रिजर्व और देश के पास विदेशी विनिमय के रिजर्व। देश के सरकार खर्चों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक और भी घट सकते हैं। रिजर्व घटने का अर्थ है कि विदेशी विनिमय क्रय, और इसके बढ़ने का अर्थ है विदेशी विनिमय का विक्रय। सरकारी रिजर्व में परिवर्तन करके सरकार विदेशी विनिमय की पूर्ति और मांग की स्थिति में परिवर्तन लाती है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। अब देखो, वही कह रहा है अभी, जो भुगतान शेष में सरकारी रिजर्व में होने वाली कमी को धनात्मक मद के रूप में लिया जाता है, और विदेशी विनिमय द्वारा विदेशी विनिमय प्रवाह देश के अंदर होता है, इसलिए सरकारी रिजर्व विधि को ऋणात्मक मद के रूप में, क्योंकि इससे क्रय विदेशी विनिमय का प्रवाह देश से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे देश में शेष की सरकारी परिसंपत्तियां, इन परिसंपत्तियों में वृद्धि का अर्थ है कि रुपए के रिजर्व में वृद्धि हो रही है। ठीक है, रुपए के रिजर्व में वृद्धि हो रही है। गैर निवासियों द्वारा अपने रुपए को रिजर्व बढ़ाने विदेशी में खर्चा करना होता है, और इस रिजर्व में भुगतान शेष के खाते को धनात्मक रूप में दिया जाता है, क्योंकि इस रिजर्व की वजह के कारण विदेशी विनिमय प्रवाह देश के बाहर होने लगता है और भुगतान शेष के ऋणात्मक मदों के रूप में दिखाया जाता है। अब देखो, भुगतान शेष की मदें वेरी इंपॉर्टेंट है, टेबल ध्यान से पढ़ना। आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इसमें लेनदारी हैं, जमाएं हैं, और इसमें अदायगी है, देनदारी जमाएं हैं। ठीक है, जो हमारी लेनदारी है, जो हमारी प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट्स हैं, वो हम किस में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, और जो पेमेंट है, जो अदायगी है, जो देना है हमें दूसरों को, वो हमारा किस में आएगा, डेबिट में आएगा। डी मतलब देना। ठीक है, भी इसको ऐसे याद रख लेना, अदायगी मतलब देना, डी डेबिट देना, क्रेडिट मतलब लेना। तो वस्तु का निर्यात जो है क्रेडिट में होता है, वस्तु का आयात डेबिट में होता है। ठीक है, सेवाओं का निर्यात क्रेडिट में, आयात डेबिट में। विदेशियों के द्वारा यात्राएं क्रेडिट में होंगी, स्वदेशियों द्वारा यात्राएं वो डेबिट में होंगी। घरेलू परिवहन नियत की एक प्रयोग, विदेश में स्वदेशी निवेश पर आए, स्वदेश में विदेशी सरकारी खर्च, विदेशों से प्राप्त होने वाले उपहार, स्वदेश में विदेशी मिश्रित खर्च किस में होंगे भाई, लेनदार में, रिसिप्ट, क्योंकि इससे हमारे देश को इनकम प्राप्त होती है। अब देखो, अदायगी में क्या क्या है, स्वदेशियों द्वारा यात्राएं करना, स्वदेशियों द्वारा यात्राएं करना,
ठीक है, वो हमें देनदारी है। विदेशी परिवहन या यातायात का स्वदेशी प्रयोग करना, इसमें भी देनदारी है। स्वदेश से विदेशों में दी गई निवेश आय भी हमारी देनदारी में आती है। विदेश में स्वदेशी सरकारी खर्च, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो खर्चा किया ना, मतलब दिया ना, तो डेबिट में आएगा। विदेशों को दिए गए दान या उपहार जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको तो हम क्रेडिट में लेंगे, जो हमें दिए हैं उपहार, जो दान दिए हैं, वो हम डेबिट में। विदेशों में स्वदेशी मिश्रित खर्च, ठीक है, ये हमारा खर्च किया है, तो विदेशों में स्वदेशी मिश्रित खर्च किस में आएगा भाई? डेबिट में आएगा। लेकिन स्वदेश में विदेशी मिश्रित खर्च, ठीक है, देखो लिखने में थोड़ा सा ही फर्क है। स्वदेश में विदेशी मिश्रित खर्च किस में होगा? क्रेडिट में होगा। लेकिन विदेशों में स्वदेशी मिश्रित खर्च किस में? डेबिट में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम खर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारे पास अदायगी मतलब मिल रहा है हमें, ठीक है। तो रिसिप्ट जो भी होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, प्राप्तियां क्रेडिट, और जो पेमेंट करते हैं वो हमें डेबिट में लिया जाता है, ठीक है। कुछ और है इसकी भाई, बाकी पॉइंट देख लो। विदेशी निजी ऋणों की प्राप्तियां हैं तो क्रेडिट होंगी। बैंकिंग पूंजी का आंतरिक प्रभाव भी क्रेडिट में आता है। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट क्षेत्र द्वारा प्राप्त ऋण, रिजर्व मौद्रिक स्वर्ण प्राप्तियां, स्वर्ण आंतरिक विक्रय, पूंजीगत प्राप्तियां, सब किसमें? क्रेडिट में होगा। जो भी हमें मिल रहा है तो हम क्रेडिट, जो हम पे कर रहे हैं, जो हमारी पेमेंट है वो डेबिट में आएगी, ठीक है। स्वदेशी निजी ऋणों की वापसी, बैंकिंग पूंजी का बैंकिंग प्रवाह, सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों का भुगतान, रिजर्व एवं मौद्रिक स्वर्ण अंतरण भुगतान एवं अदायगी, स्वर्ण क्रय और पूंजीगत भुगतान या अदायगियाँ, ठीक है भाई। ये तो हमारी टेबल थी ये इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, और देखते हैं क्या क्या रह गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर और बीओपी, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, ठीक है। हमने डिफरेंस में पढ़ा था ना कि हमारा जो व्यापार शेष है, ट्रेड ऑफ टीओपी है, तो वो तो उसमें असंतुलन हो सकता है, लेकिन जो बीओपी है उसमें असंतुलन की स्थिति नहीं होती। जो भी होती तो वो अपने आप कंप्लीट कर लेता है। तो इसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। कहाँ थे भाई हम? लेनदारी देनदारी पढ़ ली हमने। तो अब आता है हमारा भुगतान शेष की संरचना। ये थोड़ा सा टॉपिक भी डिफ़िकल्ट भी है, इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल समझना। भुगतान शेष चालू खाता है पूंजी खाता में सभी लेन देन को 5 मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के लेन देन को अलग रखा जाता है। अब ये कह रहा है वस्तु एवं सेवाओं का खाता, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट, इसमें वही है माइनस डेबिट और क्रेडिट इसमें जमा होते हैं। वस्तुओं का आयात मतलब आना, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा तो डेबिट में गया। सेवाओं का आयात अदृश्य में दे, इसमें भी हमारा डेबिट। अब क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? जो मिल रहा है, वस्तु का निर्यात क्रेडिट, सेवाओं का निर्यात क्रेडिट है। एक पक्षीय अंतरण भुगतान, ठीक है। अब ये देखो डेबिट, शेष शिशु को एक पक्षीय अंतरण उपहार एवं अनुदान देना तो हमारा डेबिट में आएगा। अच्छा, शेष से एक पक्षीय अंतरण मिलना हमें, ठीक है, से मतलब हमें मिलना तो वो हमारा जमाए में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी खाता, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में देखिए हमारे निवासियों द्वारा सरकार के स्वामित्व वाली दीर्घकालिक विदेशी संपत्तियों में वृद्धि, ठीक है। जो लोग यहाँ जाकर विदेशी संपत्तियाँ ले रहे हैं तो वो डेबिट में आएंगे, लेकिन क्रेडिट में क्या आएगा? हमारे निवासियों द्वारा सरकार के स्थायित्व वाली दीर्घकालिक विदेशी। हाँ, नेक्स्ट देखिए भाई, कहाँ गए थे हम? कुछ काम था थोड़ा सा, कोई बोल रहा था, बाहर जाना पड़ा। तो गैर निवासियों द्वारा विदेशी सरकारों को स्वामित्व वाली हमारी दीर्घकालीन संपत्तियों में कमी करती है तो डेबिट में आएंगे। लेकिन गैर निवासियों द्वारा विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली हमारी दीर्घकालीन संपत्तियों में वृद्धि करती है तो ये हमारे जमा में क्रेडिट्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे निवासियों या केवल निजी नागरिकों के स्वामित्व वाली अल्पकालिक विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारे निवासियों द्वारा केवल निजी नागरिकों के स्वामित्व वाली अल्पकालिक विदेशी परिसंपत्तियों में कमी, ये हमारा जमा में आएगा, ठीक है। मतलब विदेशों में परिसंपत्तियों में कमी यानी कि हमारे देश में तो बढ़ रही है ना, हमारे पास तो इनकम है, प्राप्तियां हैं, तो
जमा में आएंगे, क्रेडिट्स में आएंगे। गैर निवासियों द्वारा केवल विदेशों में निजी नागरिकों के स्वामित्व वाली हमारी अल्पकालिक परिसंपत्तियों में कमी होना, जो हमारी अल्पकालीन संपत्तियां हैं उनमें कमी होना डेबिट में आएगा, और उनमें वृद्धि होना हमारा क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें हमारी सरकार या सरकार के मौद्रिक अधिकारियों के स्वामित्व वाली अल्पकालिक विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि होना डेबिट माइनस में, और हमारी सरकार मौद्रिक अधिकारियों के स्वामित्व वाली अल्पकालिक विदेशी संपत्तियों में कमी होना जमा में आएगा। ठीक है, विदेशी सरकारों द्वारा मौद्रिक अधिकारियों के स्वामित्व में हमारी अल्पकालिक परिसंपत्तियों में कमी हो रही है, और यहाँ विदेशी सरकारों द्वारा मौद्रिक स्वामित्व में हमारी अल्पकालीन संपत्तियों में वृद्धि हो रही है। जो कमी हो रही है वो कमी यानी कि डेबिट माइनस में आएगा, और जो वृद्धि हो रही है वो प्लस में आएगा। ठीक है, इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो भाई आपके पल्ले पड़ जाएगा ये। ठीक है, वैसे इसमें कह तो रही मैं, प्रैक्टिकली समझना है थोड़ा सा, और रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, प्रैक्टिकली दिमाग लगा के देखना है कि जब हम किसी को पे कर रहे हैं, जब हमने पे किया तो हमारी पेमेंट हुई ना, डेबिट में आएगा, और जो हमें रिसीव हुआ वो हमारी प्राप्तियां हुई तो क्रेडिट में आएगा। बस वही चीज़ है, जिससे हमारी परिसंपत्तियों में कमी हो रही है वो डेबिट हो गया, और जिसमें हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है वो क्रेडिट हो गया। बस इतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। भुगतान से इसके खाते में 2 प्रकार के मदों के समूह पाए जाते हैं, स्वायत्त मदे ऑटोनोमस आइटम्स और समायोजक मदे अकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है स्वायत्त मदे और ये क्या होती हैं एग्जाम में। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरा चैप्टर करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो छोटा सा पॉइंट कर ही लेते हैं। भुगतान से इस खाते में 2 प्रकार के समूह पाए जाते हैं, ऑटोनोमस एवं अकोमोडेशन आइटम। फर्स्ट में देखिए, ऑटोनोमस आइटम में जिसका संबंध ऐसे जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसका संबंध इसके भुगतान से इसकी स्थिति धनात्मक, ऋणात्मक, अनुकूल या प्रतिकूल से नहीं होता है, जिनका उद्देश्य भुगतान से इसकी समानता स्थापित करना नहीं होता है। ऑटोनोमस मदों में प्राय रेखा के ऊपर की मदें अबोव द आइटम्स लाइन्स, अबोव द लाइन आइटम। ठीक है, दोनों मदों में मूल अंतर इस प्रकार का है, जबकि भुगतान से इसके घाटे या बचत का कारण स्वायत्त मदें आर्थिक उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। समायोजक मदों का उद्देश्य होता है भुगतान से इसकी समानता को बनाए रखना। ये तो हमारे आर्थिक उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, ये समानता को बनाए रखने के लिए जाती है। ये डिफरेंस है। समायोजक मदों के कारण भुगतान से जो है सदा संतुलन में रहता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में क्यों रहता है। ठीक है, समायोजक मदों के कारण रहता है। उदाहरण देखिए, यदि बीओपी का चालू खाता घाटे वाला होता है तो स्वायत्त मदों के कारण वो सरकार बीओपी की समानता को पुनः स्थापित करने के लिए IMF विश्व बैंक से घाटे की राशि के बराबर ऋण लेती है। ऐसे ऋणों की समायोजक मदें कहा जाता है। ठीक है, और राशि बराबर करने के लिए ऋण लेती है तो बीओपी में समानता आ जाती है अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अकोमोडेशन आइटम सामाजिक मदे भुगतान से इसकी खाते की वे मदे हैं जिनका संबंध ऐसे जो लाभ को दिखता हूँ या उद्देश्य के द्वारा, लेकिन ये तो क्या है, उस घाटे को समानता की स्थिति में लाने के लिए की जाती है। जिनका संबंध इसके भुगतान से इसकी धनात्मक ऋणात्मक स्थिति से होता है, जिनका उद्देश्य भुगतान से इसमें आइडेंटिटी यानी कि समानता लाने का होता है। भुगतान शेष खाते में सामाजिक मदों को रेखे के नीचे यानी कि बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है, और इसको अबोव द लाइन कहा जाता है। स्वायत्त मदों को इसको बिलो द लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये आर्थिक उद्देश्य के लिए की जाती है, और ये हमारी भुगतान शेष में संतुलन को बनाए रखने के लिए की जाती है। दिस इज डिफरेंट इन बोथ्स। ओके डियर स्टूडेंट, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उन सबको जोड़ सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।